चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, आप MTT 054 के दो प्रश्न पत्र स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला है जून 2023 का और दूसरा है दिसंबर 2023 का। इन प्रश्न पत्रों के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप न्यूनतम अंक लाने के लिए, अगर नहीं पढ़े हैं तब भी आप इसमें पास हो सकते हैं, और अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा अंक ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है समय 3 घंटा और अधिकतम अंक 100। नोट में देखिए लिखा हुआ है भाग 1 में कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इनमें से प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य है, अर्थात प्रश्न संख्या 5 के अलावा 2 प्रश्न और देना है आपको। और भाग 2 के सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। शुरू करते हैं हम लोग जून 2023 के प्रश्न पत्र से। देखिए, जून 2023 का जो प्रश्न पत्र है, भाग 1 में सबसे बड़ी बात है, आप देखिएगा दोनों प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि आपको जो भी प्रश्न देना है, उत्तर देना है जिन प्रश्नों का 1 से 4 तक, उसमें किसी 2 का देना है। और इन्होंने शब्द संख्या निर्धारित कर दिया है, मतलब 700 शब्दों में ही आपको प्रश्न का उत्तर देना है, उससे अधिक शब्द आप नहीं ले सकते। पहला प्रश्न है 2023 के जो जून में आया था, प्रशासन से आप क्या समझते हैं, प्रशासनिक भाषा के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा चैप्टर है। अब देखिए, दिसंबर वाला जो प्रश्न पत्र आया था उसमें भी प्रशासन से संबंधित प्रश्न है। देखिए, प्रशासनिक अनुवाद संबंधी सामान्य भूलों और उनके संभावित समाधानों पर, अर्थात अगर यह प्रशासनिक अनुवाद का चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो प्रश्न संख्या 1 चूंकि दोनों वर्ष आया हुआ है तो संभावना यही व्यक्त की जाएगी कि इस वर्ष भी आ सकता है। उसके बाद जो दूसरा इसका प्रश्न था, प्रशासनिक पत्राचार क्या है, प्रशासनिक पत्राचार के प्रमुख प्रकारों का परिचय दीजिए। यह देखिए, प्रश्न संख्या 2 में 2023 के जून में भी आया है और यही प्रश्न दिसंबर में भी आया है। इसका मतलब है यह जो प्रशासनिक अनुवाद का जो चैप्टर है उसको आप यदि ठीक से खाली पढ़ लेंगे तो आधे प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, संसद में अनुवाद की दिशाओं पर विचार करते हुए इसमें अनुवाद के सामान्य पक्षों पर चर्चा कीजिए। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप अपने मन से बना बना के लिख सकते हैं। यहाँ पूछा गया है दिसंबर में विधि अनुवाद। विधि अनुवाद का मतलब होता है लीगल। विधि अनुवाद की चुनौतियों की उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। इसका मतलब है विधि अनुवाद में क्या क्या चुनौती हो सकती है। एक तो शब्द, विधि के जो शब्द हैं, अंग्रेजी के वाक्यांश बड़े कठिन होते हैं तो उसके अनुसार हिंदी में समरूप शब्द ढूंढना कठिन होता है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एक बार इन चैप्टरों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 4। जून में पूछा गया था, वाणिज्यिक साहित्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके अनुवाद की आवश्यकता एवं महत्व पर विस्तृत चर्चा करिए। अब वाणिज्यिक साहित्य में आपका हो गया है, जैसे मान लीजिए आप शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू का जो पाउच है, या हेयर कलर लगाते हैं उसका जो पाउच है, उसके अंदर जो लिटरेचर है वह अगर आप अनुदित हो, मान लीजिए अमेरिकन कोई कंपनी भारत में बेच रही है तो उस कंपनी को अगर अनुदित देती है, केरल में बेचना है तो मलयालम में, तमिलनाडु में बेचना है तो तमिल भाषा में, तो उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। और मूल उद्देश्य वाणिज्य और व्यापार में क्या होता है कि ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर आमदनी बढ़ाना। तो आप इस एंगल को देखते हुए इसमें लिख सकते हैं। देखिए, दिसंबर में भी यही पूछा गया है कि वाणिज्य व्यापार में बैंकों की भूमिका, वाणिज्य व्यापार में बैंकों की भूमिका उसी तरह से है, बैंक क्या करते हैं, सहयोग करते हैं व्यापार बढ़ाने में। तो इन दोनों चैप्टर पर मैं अगले किसी दिन विशेष चर्चा करूंगा, चूंकि आज महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर चर्चा कर रहा हूं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 5, मतलब 4 में से आपको किसी 3 का जवाब देना था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 जो है, 5 में पूछा गया किसी एक पर लगभग 350 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शब्द सीमा याद रखिएगा, 350 शब्द मतलब 2 पेज आपका होगा। इसमें है पर्यटन, किसी एक पर लिखना है, पर्यटन साहित्य अनुवादक में अपेक्षित गुण। और यहाँ देखिए दिसंबर वाले में भी पर्यटन क्षेत्र में अनुवादकों के लिए अवसर, अर्थात यह पर्यटन क्षेत्र का यदि आप पढ़ लेते हैं ठीक से तो यह प्रश्न आप आराम से हल कर पाएंगे। इसके बाद फिर है
पांचवा का ही एक है बैंकिंग साहित्य का भाषागत वैशिष्ट्य, मतलब बैंकिंग साहित्य की भाषा कैसी होती है। और वहीं से है बैंकिंग साहित्य में अनुवाद की पूर्वापेक्षाएं, मतलब बैंकिंग साहित्य के अनुवाद की क्या क्या अपेक्षाएं हैं, उसमें क्या क्या होना आवश्यक है। इसके बाद आते हैं भाग 2 में। भाग 2 देखिए बहुत आसान है, नंबर गिनिएगा। निम्नलिखित किन्हीं 10 शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। 5 नंबर का है, यह आप कर लेंगे, 5 में 5 मिलेगा। उसके बाद अभिव्यक्तियों के हिंदी करिए, इसमें 5 में 5 मिलेगा, मतलब 10 हो गया। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करिए। ये 10 आप कंफर्म पाएंगे, बहुत ज़्यादा कमी है तो 8 पाएंगे, तो 10 8 18 हो गया। और इसके बाद हिंदी अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद 15 नंबर का, और फिर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 15 नंबर का, दोनों पेपर में आया, मतलब यह हो गया 30 नंबर का। तो 30 में से अगर बिल्कुल खराब करेंगे तब भी 20 नंबर मिलेगा। 18 और 20 38 हो गया। आपको पास करने के लिए सिर्फ 40 नंबर ले आना है। और इसके आगे के जो 1 से 4 वाले जो प्रश्न हैं उसमें आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब है 38 और 5, 38 2 40 और 3 43, 43 नंबर आप कंफर्म पाएंगे, आप अगर बिना पढ़े जाते हैं तो। और यदि आप पढ़ लिख करके जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस पेपर में आप 70 से 75% स्कोर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस परिपाटी पे मैं बता रहा हूँ, यदि इसके अनुसार आपकी तैयारी हुई तो आप अवश्य ही इसमें सफल होंगे। अगले सत्र में एक आध दिन के भीतर ही मैं पुनः जुड़ूंगा और जो इसका 055 है उसकी चर्चा करूंगा। इसके बाद अगर आपकी इच्छा होती है आप मुझे बता देंगे तो फिर मैं कुछ एक चैप्टर अपने अंदाज में आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपको परीक्षा में सिर्फ वह सुनकर ही लिखने में दिक्कत ना हो। चलिए फिर आज की चर्चा यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा में मिलेंगे, फिर विस्तार से कुछ और विषय पर बात करेंगे।